हेलो फ्रेंड्स, रेनू हिंदी प्रतियोगिता में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और ये हमारा आदिकाल का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पार्ट फर्स्ट में सिद्ध साहित्य तक पढ़ चुके हैं और जैन साहित्य तक पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट आदिकाल के नेक्स्ट पार्ट में हम रासो साहित्य से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं रासो साहित्य में कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं जो कि हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। रासो या चारण साहित्य। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तोता अर्थात लेखक और मूल शब्द माने रासो शब्द को और किस मूल मूल शब्द के रूप में जानते हैं। गार्सादातासी ने इसे राजस्यु कहा है और हरप्रसाद शास्त्री ने इसे राजयस कहा है। अब आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इसे रसायन से रास या रासो कहा है और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे रास कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासक या उपरूपक कहा है। हम आते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी रासव का रास कहा है और दशरथ शर्मा इसे रासक कहे हैं। माता प्रसाद गुप्त इसे रासक बोले हैं और गणपति चंद्र गुप्त इसे बोले हैं रासक, रास, रासा और रासो। एवं कई नामों से गणपति चंद्र गुप्त कहे हैं। अब आते हैं, हमारे इसके पहले लेखक है खुमाड़ रासो जिसे दलपति, इसके लेखक कौन है? दलपति विजय। यहाँ पे रासो होगा, यहाँ पे रामो हो गया है तो इसे स बना लीजिएगा, रासो। तो इसके लेखक कौन है? दलपति विजय। यह 9वीं शती के लेखक हैं, माने इस कुमार रासो की रचना कब की है? 9वीं शती के है और यह प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ नरेश कुमार की वीरता का वर्णन किया गया है और यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। अब नेक्स्ट है विजयपाल रासो और इसका समय, विजयपाल रासो के लेखक है नल सिंह और इसका समय 11वीं शती है। यह एक वीर गीत है। यह रचना अनुपलब्ध है और विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है जिसमें इसमें प्रशंसा की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट लेखक में बीसल देव रासो। इसके लेखक है नरपति नाल और इसका समय है 12वीं शती और यह वीर गीत है। 12वीं शती और यह वीर गीत है। यह एक विरह परक संदेश काव्य है जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः सिंगारिक काव्य है। बीसलदेव रासो काव्य होते हुए भी यह सिंगारिक काव्य है। अब आते हैं यहाँ पे हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन इसी में मिलता है। बीसलदेव रासो में हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट कवि हैं पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद बरदाई। यह 12वीं शती का काव्य है और यह प्रबंध और पिंगल शैली में लिखा गया। प्रबंध काव्य है और पिंगल शैली में लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया गया है। अब इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 69 समय अर्थात सर्ग में ये लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान जो 69 सर्ग में लिखा गया, इसमें 68 छंद हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उनका सर्ग या समय कितना, पृथ्वीराज चौहान का सर्ग या समय क्या है पृथ्वीराज रासो का? तो 69 सर्ग है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है। मुख्य छंद क्या है? कवित है, छप्पा यहाँ होगा, प की जगह म हो गया है, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद कवि छप्पा छंद के विशेषज्ञ थे, माने चंद बरदाई जी कौन से छंद के विशेषज्ञ थे? तो वह छप्पा छंद के। इसके उत्तरार्ध को पुत्र जलहर ने रचा था, माने जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है इसको लिखा तो
चंद बरदाई है, लेकिन इसको हम उत्तरार्ध माने उसके उत्तर भाग इसे किसने पूरा किया, तो जल्हड़ ने पूरा किया। जल्हड़ किसके पुत्र थे, तो चंद बरदाई के पुत्र थे। नेक्स्ट, मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। ये किसने कहा था, मिश्र बंधुओं ने। ये चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसने कहा था, शुक्ल ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने कहा था, ये बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था, बच्चन सिंह ने कहा था। अब आइए, इसका सबसे बड़ा सर्ग कनौज युद्ध है और इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। कयामास वध नामक खंड में मंत्री कयामास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। कयामास वध में पृथ्वीराज रासो का रचना काल मूल रूप से सर्वाधिक विवादित है। इसे कुछ लोग प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। तो इसमें आइए देखते हैं कौन पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, कौन से कवि, कौन से अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कौन से अप्रमाणिक मानते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रमाणिक कौन कौन माने हैं, मिश्र बंधु माने हैं, श्याम सुंदर दास जी माने हैं, मोहन लाल विष्णु लाल पांड्या माने हैं और कर्नल टाड माने हैं। और अर्ध प्रमाणिक में कौन कौन माने हैं, मुनिजिन विजय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीत कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। और अप्रमाणिक में सबसे पहले डॉक्टर वूलर हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, मुंशी देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। ये अप्रमाणिक माने हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर ने 1875 ईस्वी में जयानक कृति पृथ्वीराज विजय जो संस्कृत भाषा के हैं के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर वूलर ने किसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है, तो यह जयानक की कृति अर्थात रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसको अप्रमाणिक माना है। और ये पृथ्वीराज विजय जो है वो किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आते हैं जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं भट्ट के दादा और इसका समय है 12वीं सदी है और यह वीरगीत प्रबंध है, वीरगीत काव्य है, प्रबंध काव्य है। और नेक्स्ट कवि हैं जय मयंक जस चंद्रिका, जिसे मधुकर कवि कहे। ये 12वीं सदी के हैं और ये भी एक प्रबंध काव्य हैं। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया गया है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं, किंतु सिंघालय दयाल दासकृत राठौर री ख्यात में इनका उल्लेख है। अब नेक्स्ट है परमाल रासो जिनके कवि हैं जगनिक। यह 13वीं सदी का काव्य है और ये एक वीरगीत है। इस महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आल्हा और उदय सिंह की वीरता का वर्णन है। इसमें पूछा जा सकता है परमाल रासो में किन 2 वीरों का वर्णन है, तो आल्हा और उदल। परमाल रासो यह उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र इसका बैसवाड़ा है। फारुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित कराया था। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इसे किसने प्रकाशित कराया था, तो चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट कवि है रणमल छंद, जो इसके लेखक है श्रीधर। ये 14वीं सदी का काव्य है और एक वीर गीत है। अब आते हैं कीर्तिलता, जो विद्यापति का है कि ये एक प्रबंध काव्य है। इसमें तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है।
ऐतिहासिक महत्व इसमें क्या है, जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं कहाड़ी कहा है। क्या कहा है, माने इसको विद्यापति ने स्वयं क्या कहा है, कहाड़ी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट्ट कहा है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है। अब आते हैं कीर्ति पताका जो विद्यापति का है। यह अप्राप्य है और इसमें तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। अब आते हैं लौकिक साहित्य पर। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में लेखक है ढोला मारू रादुहा। इसके लेखक हैं कल्लोल कवि हैं और ये 11वीं सदी का काव्य है। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है। राजस्थान में ये अधिक लोकप्रिय है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवाड़ी की कथा है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1255 से 1325 ईस्वी तक है। अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, जिनमें से मुख्य है खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजलें आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी पहेलियों मुकारियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। आवाज़ ए खुसरवी एक संगीत संबंधी ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवाज़ ए खुसरवी ग्रंथ कौन सा है, तो एक संगीत संबंधी, किससे संबंधित है, संगीत संबंधित। और खालिकबारी किससे संबंधित इनकी रचना, ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नूह सिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। और इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। इनका नाम अबुल हसन था, इनके गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। ये संगीत में ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। किसके कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। पहला है तोता ए हिंद जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नवाजा गया है, जिसमें कवियों में राजकुमार प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा और अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा। माने इनको उपाधि कौन है, तोते ए हिंद का उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था और कवियों में राजकुमार की उपाधि इन्हें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दिया था। अवधि का प्रथम कवि इन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा मिला था। अब आते हैं बसंत विलास। इनकी रचनाकार अज्ञात हैं। यह 13वीं सदी का काव्य है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और 84 दोहों को ही वास्तविक माना है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस भाषा का रूप मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट विद्यापति की पदावली जो 14वीं सदी का है। विद्यापति का जन्म 1360 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक है। पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। कौन, विद्यापति किसके शिष्य थे, हम पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की है। 3 भाषा में। संस्कृत में क्या किया है, संस्कृत में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पतलक वर्ण कृत्य। और ये तो संस्कृत में हो गए। अब अवहट में इन्होंने 2 ही रचना लिखी है, कीर्तिलता और एक कीर्ति पताका। मैथिली में इन्होंने पदावली लिखा है और गोरक्ष विजय लिखा है। ये इनका एक नाटक है, जो गोरक्ष विजय इनका नाटक है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। गद्य भाग किसमें है, संस्कृत में, और पद्य भाग मैथिली में है। विद्यापति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है और यह श्रृंगार परक, इसे लेकर विद्वानों में विभिन्न वर्गों में विभक्त हैं। विद्यापति के कवि के रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत, माने विद्यापति को कुछ लोग श्रृंगारिक मानते हैं, कुछ लोग भक्त कवि मानते हैं। आइए देखते हैं श्रृंगारी
विद्यापति को श्रृंगारिक कवि कौन कौन से लेखक मानते हैं? तो ये एक हरप्रसाद शास्त्री हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, सुभद्रा झा हो गई, राम कुमार वर्मा हो गए, रामवृक्ष बेनीपुरी हो गए। इतने लोगों ने विद्यापति को श्रृंगारिक माना है। और भक्त कवि के कितने लोग माने हैं? यहाँ पे देखिए भक्त कवि, तो भक्त कवि माने हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, यहाँ पे ब्रज होगा, ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी कवि किसने किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रेसन ने माना है, नागेंद्र नाथ गुप्त ने माना है और जनार्दन मिश्र ने माना है। अब यहाँ पे श्रृंगार भक्तिपरक मुक्त काव्य है जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर किसने कहा है इनके पदों को? तो ये निराला ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। माने विद्यापति के पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है विद्यापति को? देखिए, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री इन्हें क्या कहते हैं? पंचदेव उपासक भी माने हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने क्या बोले हैं? पंचदेव उपासक। अब बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। जाति कवि किसे कहा है? विद्यापति को। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। अब आते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसे कहा है? विद्यापति को। विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। किसको? विद्यापति को। अब आते हैं गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में कुवलय माला उद्यन सूरी ने लिखा है और यह 9वीं सदी का ग्रंथ है। यह आरंभिक उल्लेख गद्य ग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। नेक्स्ट है राउल वेल, जिसे रोडा कवि है। ये 10वीं सदी के हैं और यह एक शिलांकित कृति है। इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है। यह एक शिलांकी कृति है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नाम की नायिका का नक्सिक वर्णन है। इससे हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। जब हम इस आदिकाल का PYQ लाएंगे ना, तो आप जब इसको पूरा वीडियो देखे रहेंगे तो आपको PYQ करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए पूरा फुल डिटेल के साथ, फिर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए नेक्स्ट कवि हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा ने लिखा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? दामोदर शर्मा ने लिखा है। ये 12वीं सदी के हैं। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृत और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कहाँ के भाषा का प्रकाश डाला गया? तो बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की। व्याकरण के अनुकूल ये व्यवस्थित एवं व्याकरण शास्त्र है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? तो यह व्याकरण ग्रंथ है। अब नेक्स्ट है वड़ रत्नाकर, जो ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था। वो 14वीं सदी का काव्य है। हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण है। इसमें मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। कैसा शब्दकोश था? सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया था। किसका किया था? ये वड़ रत्नाकर का। अब आते हैं नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं आज हम इसमें वो देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं। देवसेन का है,
दे जो जिड़ सासड़ भासिए सो भई कहिए सारू, ये देवसेन की पंक्ति है। अब सरहप्पा का है, पंडिव सवल बथ बखाड़े देही बुद्धि बसंत न जाड़े। और आगे है अमड़ागड़म पड़ तेन बिखंडई तोवै लज्जा भड़ई हऊ पंडीय। ये किसका है? सरहप्पा का है। इन लोगों का तो भाई भाषा का इसको कोई टॉपिक पकड़िए या इसका कोई कीवर्ड पकड़िए तभी ये आपको सॉल्व हो पाएगा। जैसे पंडिव सल सत बखाड़िए, बस इतना ही इसको याद कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मणे ही मह जाड़त ही भेऊ एवं पढ़ियों चौ बेर मष्टि पाड़ी कुस लई पड़त घरही बैसी अग्नि हुड़त। और नेक्स्ट है जहि मन पवन न संचरै रवि शशि नाही पवेश तहि वत चित्र विषाम करु सरेहे कहिन उपवेश। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल चिराउ सहावे मुकुल, ये भी पूछा गया। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जौ करे परम महासुह ससु कड़े दुरहि अशेष हरे। अब आते हैं लुइप्पा का पंक्ति क्या है? का तरुवर पंच बिडाल भाव न होई अभावड़ जाई जाड़ई, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अब गोरखनाथ का है जोय जोय पिंडे सोय ब्रह्मांड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आता है अभी अंतर ही त्यागय माया। फिर नेक्स्ट है नाथ बोले अमृतवाड़ी बरसेगी कवली भीजे पाड़ी। सोता अवधू जावता मुआ बोलता अवधू प्यांजरे सुआ। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा ऐसे मन लो जोगी खेले तो अंतरी बसे भंडारा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं आगे चंद्रबरदाई पे जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पुस्तक जल्लण हथ दे चली गंजन नृप काज। नेक्स्ट है राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सु जानिए उकति जुगति पाइये अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिय। नेक्स्ट है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम माया। अब नेक्स्ट इनकी पंक्ति है मनहु कला शशिभान कला 1600 बन्नी बाल बसय शशि ता समीप अमृत रस पन्य है। और नेक्स्ट लेखक है जगनीक है। इनका पंक्ति है 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लियो लो जिए सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम नॉर्मली पे सामान्य हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है? जगनीक हैं। अमीर खुसरो की पंक्तियां पे आते हैं। अमीर खुसरो की इन पंक्तियों का आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार उद्धृत किया है कि नीचे खुसरो की कुछ पहेलियां दोहे और गीत दिए गए हैं। कौन है? पहले तो हम यहाँ पे पहेली देखते हैं। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा चारों ओर यह थाली फिरे मोती फिर उससे एक न गिरे। यह इससे बूझो तो जाने, हम लोग में कहते हैं ना पहले बूझो तो जाने कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा चारों ओर वह थाली फिरे मोती एक भर न गिरे, तो वो क्या है? आकाश है। नेक्स्ट इनकी पहेली है एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। तो इसका क्या होगा उत्तर? दिया और बाती।
एक नेक्स्ट है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो ये क्या है, पैजामा है। ये नेक्स्ट है, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसको क्या कहेंगे, दर्पण। अब ब्रज भाषा के रूप देखिए, अभी तो हमने पहेलियाँ पढ़ा था आमिर खुसरो का, ब्रज भाषा के रूप देखते हैं। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरो ज्यों पानी, चाम चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ में वाके छेद, मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसंत है कैसे। ये ब्रजभाषा में लिखा हुआ है इनका। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा और मुख्य प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, दो भयो एक रंग। ब्रजभाषा में है। मोरा जोबना नवेलरा, आह भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज रावण लागे, विरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये PYQ में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जिहाल मिसकी मकुन तगा फुलदुराय, नैना बनाए बतिया की, ताबे हिजान दारम ए जान, लेहु काहे लगाए छतियाँ, सबाने हिजा दराज चू जुल्फ व रोजे, वसलत चू उम्र को कोतह। आगे है, उसी में है, उसी में अभी ये पंक्ति पूरी नहीं हुई है। सखी पी को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटे अंधेरी रतिया। ये भी आया हुआ। अमीर खुसरो का यह कथन प्रख्यात है कि चूमन तूचिए हिंदूम अर रासत पुरसी, जे मन हिंदुई पुरख ना ता नाप्त गोयम। इसका अर्थ क्या है, आइए देखते हैं। इसका अर्थ है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें मैं कुछ आपको अद्भुत बातें बता सकता हूँ। अब आते हैं विद्यापति के पंक्तियों पे। विद्यापति के कीर्तिलता से पंक्ति देखिए। देसिल बना सब जन मिठा, ते तैसन सन जपो अवट्ठा। ये आया हुआ क्वेश्चन है PYQ में। पुरुष कहाड़ी हाँ कहाँ जसु पथावय पुनु। ये भी आया हुआ है। जय सुरसा हो सई मम भाषा, जो बूझन हिसो करहियो पंसासा। बालचंद विजाहु भाषा, दूहु नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये भी आया हो PYQ में। हिंदू बोले दुरहीन का, छुटऊ तुरक्का भवक्की मार। ये भी क्वेश्चन आया है, कीर्तिलता का है। अब आते हैं पदावली से कौन कौन से पंक्ति हैं। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई। और नेक्स्ट है, सुधा मुख के वीह निर्मल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन व धीरे। सपनहु रूप वचन एक भाषी, मुख से दूर करु चीरे। अब आते हैं लास्ट हमारा है आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों में हम देखते हैं, आदिकाल की प्रवृत्तियों में पहला है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। माने आदिकाल में लेखक लोग क्या करते थे, कवि लोग अपने आश्रयदाता माने जिन राजा के आश्रम में रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है इसमें आदिकाल में। युद्धों का सजीव वर्णन माने आंखों देखा युद्धों का उन्होंने अपने ग्रंथ में उसका वर्णन किया है। वीर और श्रृंगार
वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, उसमें वीरता का और श्रृंगारता का दोनों की प्रधानता दिखाई दिया है। जो कि उनके राजा के वीरता के बारे में वर्णन किया गया, वो कैसे श्रृंगारिक थे उनके बारे में बड़े वर्णन किया गया है। विषयों की विविधता थी उसमें, जनजीवन की उपेक्षा, विषयों की विविधता और जनजीवन की उपेक्षा। अब ये है संकुचित राष्ट्रीयता और प्रबंधात्मकता, ये हमारे आदिकाल की प्रवृत्तियां हो गई। और आपने यदि आदिकाल की दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिए तो ये समझिए कि आपका आदिकाल एकदम क्लियर हो गया। आप PYQ इसके ये दोनों पार्ट देखने के बाद आप PYQ का वीडियो देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे पाएंगे। और वो चीज़ यदि आप पढ़ने के बाद PYQ देख लेते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। और आप इस चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा आदिकाल ख़त्म होता है तो हम भक्ति काल कराएंगे। क्योंकि एक समय में, क्योंकि आने वाले समय में TGT PGT के एग्ज़ाम है जो हमारे मई और जून में लगे हुए हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपना ये जो इसका सिलेबस है जल्द से जल्द कंप्लीट करूं। तो यहाँ पे मैंने आदिकाल में कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जब नेक्स्ट आदिकाल के PYQ के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा भक्ति काल पर। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि आपके जो भी दोस्त लोग हैं वो इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।